आपका अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे बोलियाँ। आखिर बोलियाँ होती क्या हैं, हमें बोलियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बोलियाँ बोलने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। इन भाषाओं को एकत्रित करने के लिए उपभाषाओं का निर्माण हुआ। उन उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियों को रखा गया। अब बोली होती क्या है, तो बोली किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। और उसके बाद आती है उपभाषा। उपभाषा क्या होती है, जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो उसको उपभाषा का दर्जा दे दिया जाता है तथा इसमें इसका क्षेत्र भी विस्तार हो जाता है। उसके बाद आती है भाषा। भाषा क्या होती है, जब साहित्य रचना होने के पश्चात उसके क्षेत्र में और अधिक वृद्धि हो जाए तथा कोई कवि उसको आगे तक लेकर पहुंचे तो उसको भाषा कहते हैं। इसी भाषा के अंतर्गत 5 भाषाएं तथा 17 बोलियां बनाई गई हैं, जिसमें उपभाषा, बोलियां और मुख्य क्षेत्र। जैसे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, जो जिसका मुख्य क्षेत्र क्या है, राजस्थान। जयपुरी पूर्वी राजस्थान की भाषा है, जिसको जयपुरी के नाम से जाना जाता है। मेवाती उत्तरी राजस्थान की भाषा है। मालवी दक्षिणी राजस्थान की भाषा है, जिसको मालवी के नाम से जाना जाता है। कई विद्वानों को मत है कि हिंदी की 2 ही उपभाषाएं हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी रखी गई थी, लेकिन बाद में इनको 5 भाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। नंबर दूसरा पढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी भाषा आती है, हरियाणवी भाषा आती है, ब्रज भाषा आती है और बुंदेली और कन्नौजी। और इनका मुख्य क्षेत्र है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नंबर तीसरी पढ़ते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और इनका मुख्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती हैं। नंबर चौथा बिहार। बिहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली इसका मुख्य क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश। नंबर 5 पहाड़ी। पहले पहाड़ी बोली को बोली का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था, बाद में विद्वानों ने पहाड़ी बोली को भी उपभाषा का दर्जा प्रदान किया है, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली 2 बोली आती हैं, जिसका मुख्य क्षेत्र है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन सब में हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कौरवी और ब्रज भाषा। ये 2 भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 2 भाषाओं की वजह से आज हिंदी सर्वोपरि है। देखते हैं आज कौरवी भाषा क्या होती है। दोस्तों, कौरवी या खड़ी बोली। आज हम पढ़ेंगे कौरवी या खड़ी बोली। इसके 2 नाम क्यों रखे गए, कौरवी या खड़ी बोली। कौरवी इसका मूल नाम है कौरवी, लेकिन इसको साहित्य भाषा बनने के बाद इसको खड़ी बोली भी कहा जाने लगा। खड़ी बोली का मतलब होता है ठेठ बोली, और यदि इसको इंग्लिश में कहें तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, या इसको हिंदुस्तानी भाषा भी कहा जाता है। साहित्य भाषा बनने के बाद इसका नाम खड़ी बोली रखा गया है। लोग माना जाता है कि इसके जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। इसमें प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को माना जाता है, जिन्होंने जो कौरवी या खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इन्होंने ही प्रथम काव्य भी लिखा है, प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरियोध, इन्होंने यानी प्रथम का प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। इसका क्षेत्र मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ कौरवी या खड़ी बोली बोली जाती है। कौरवी या खड़ी बोली हिंदी का ही रूप है। जो आजकल जो हिंदी बोलते हैं वो कौरवी या खड़ी बोली का ही रूप है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार के सभापति भी रह चुके हैं। इनको विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। विद्या वाचस्पति की उपाधि से किसको सम्मानित किया जा चुका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये साहित्य सम्मेलन के 2 बार के सभापति रह चुके हैं। साहित्य सम्मेलन के सभापति
ये साहित्य सम्मेलन के 2 बार के सभापति भी रह चुके हैं। खड़ी बोली ज्यादातर मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जब विदेशों से मुसलमान लोग भारत में रहने के लिए आए तो उनको भारत में बोलचाल करने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने कौरवी भाषा का चयन किया। कौरवी भाषा को वो पढ़ने लगे, सीखने लगे, समझने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कौरवी भाषा में इसमें फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके उर्दू भाषा का जन्म हुआ। फारसी तथा अरबी शब्दों से उर्दू का जन्म हुआ। आप कह सकते हैं कि उर्दू भाषा का जन्म तो कौरवी या खड़ी बोली के अंतर्गत ही उर्दू भाषा का जन्म हुआ। और इसी तरह हिंदुओं ने भी इसमें संस्कृत भाषा के अधिक से अधिक शब्दों को जोड़कर प्राचीन हिंदी या हिंदी का निर्माण किया। इसके बाद पढ़ते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र माना जाता है मथुरा और ग्वालियर। इसका मुख्य केंद्र मथुरा और ग्वालियर माना जाता है। वैसे ब्रज भाषाओं को जितनी भी बोलियां हैं उन सब का राजा ब्रज भाषा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक साहित्य रचना होती रही। मतलब ब्रज भाषा में 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक साहित्य रचना होती रही है। और भारत का संपूर्ण साहित्य, लगभग संपूर्ण साहित्य ब्रज भाषा के अंतर्गत ही आता है। और इसमें जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी काव्य लिखे गए हैं, टोटली संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। हिंदी का ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र है मथुरा और ग्वालियर। ब्रज भाषा को हिंदी की उपभाषा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास, नंददास आदि कवियों का नाम आते हैं। ऐसे रीतिकालीन के अंतर्गत बिहारी, मतीराम, भूषण देव आदि। और आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ आदि। देश के बाहर ताजुकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है। देश के बाहर ताजुकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है, जिसे ताजुबेकी ब्रज भाषा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ताजुबेकी ब्रज भाषा कहा जाता है। बंगाल में इस भाषा से बनी भाषा ब्रजबुली था। बंगाल में इस भाषा से बनी भाषा का नाम ब्रजबुली था। बंगाल में भी यह भाषा प्रचलन में थी, लेकिन उस भाषा का नाम ब्रजबुली था। असम में ब्रज भाषा ब्रजावली कहलाई। लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसी परिस्थितियां बनी कि ब्रज भाषा को सिंहासन से उतारकर नीचे फेंक दिया गया और इसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। खड़ी बोली ने ब्रज भाषा का रूप ले लिया। यानी ब्रज भाषा का रूप किसने ले लिया? खड़ी बोली ने ले लिया। खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। हेलो, तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।